सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपकी बैक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में तो आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको 5th सेमेस्टर के नोट्स मिलने वाले हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो मैकेनिकल वाले आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको बता दूं कि मैकेनिकल के लिए ही ये चैनल है और मैकेनिकल की ही सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। तो ज्ञान विद सचिन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स की PDF है, PYQ पेपर वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा किस चीज़ को लेकर के, वो आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लीजिएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम कहते किसे हैं वो समझ लीजिए कि पदार्थ की उन विशेषताओं को यांत्रिक गुण कहते हैं, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो बाह्य बल लगाने पर पदार्थ द्वारा प्रदर्शित होती हैं। किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर जो भी चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं वह उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता क्या है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता भी होना चाहिए और पता भी है कि पदार्थ पर बल लगाने पर पहले उसके आकार में परिवर्तन होगा और फिर जब हम उस बल को हटा लेंगे तो वह पदार्थ जितना परिवर्तन हुआ था वह फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यही आपकी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता। उसके बाद आता है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, बाह्य बल द्वारा किसी पदार्थ में इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी बाह्य बल द्वारा किसी भी पदार्थ में कोई बाह्य बल लगा और उसके ऊपर के क्षेत्रफल पर, ठीक है, उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध, जो भी अंदर का प्रतिरोध है हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। मतलब कि कोई भी इकाई क्षेत्रफल पर हम जितना बल लगा रहे हैं वो आपका क्या है, उस समय के लिए प्रतिबल है। ठीक है, अगला हमारा आता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, अब किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे, ठीक है, और उसके डायमेंशन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी वो आपके दोनों तरफ से वो बढ़ गया। अगर एक तौर पे ये आप डायग्राम अगर देखोगे, ठीक है, तो ये भी कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस पे हमने क्या किया, आपका दोनों तरफ से क्या लगाया कि बल लगाया, और बल लगा करके इधर की तरफ बल लगाया, तो आप सभी देख सकते हो, और फिर इधर की तरफ बल लगाया। तो ये दोनों तरफ डायमेंशन में क्या हुआ कि बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, और इसी को बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। यानी आपके दोनों तरफ तनने जितना क्षेत्रफल बढ़ा है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, जितना हमने बल लगाया था वही सेम फार्मूला रहेगा। और कंप्रेसिव, आप सभी जब बल लगाओगे तो वो क्या होगा कि विपरीत दिशा में लगा रहे हो, और लगाने से क्या होगा कि आपके डायमेंशन में कमी आएगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस को डायग्राम इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया और एक यहाँ पर फोर्स लगाया, तो इन दोनों के बीच में जो ये दोनों पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा से बढ़ गए, यानी उसके जो स्पर्श हो रहे थे वो सतह क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो किसी वस्तु में बल की स्पर्शी सतह पर उत्पन्न प्रतिबल कर्तन प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, ये डायरेक्शन थोड़ा सा इधर चला गया और ये थोड़ा सा इधर चला गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। तो चलिए, शियर स्ट्रेस हो या कोई भी स्ट्रेस हो, कहानी तो स्ट्रेस की है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला P/A। किसी पदार्थ की विमा में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, ये डायमेंशन में चेंज और अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लीनियर स्ट्रेन है आपका, ठीक है, और लेटरल स्ट्रेन है। आपको इसके बारे में बहुत नहीं परेशान होना है। आइए हम चलते हैं प्लास्टिसिटी के ऊपर। क्या है हमारा प्लास्टिसिटी, उसको देखिए। किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक बल या दाब लगाने पर बिना टूटे स्थायी विकृति को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। मतलब कि कोई भी पदार्थ है,
हमने उस पर क्या किया, प्रत्यास्थ सी सीमा से अधिक बल लगाया, यानी आपने बल लगाया और वह फिर से बल हटाने पर वह फिर से अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, यानी प्रत्यास्थता की सीमा से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और वह जब वस्तु था वो टूटा नहीं, उसमें एक ऐसी आकृति तैयार हो गई जो आपके पहले वाली आकृति से अलग थी, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो किसी चीज़ को दबा करके किसी और आकृति में बदल दिया आपने, दाब लगा करके, ठीक है, और वो टूटा नहीं है वस्तु, ठीक है, ये आपकी प्लास्टिसिटी है। अगर परसेंटेज एलोंगेशन बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी बढ़ेगी। अब तन्यता क्या है, तन्यता का मतलब यह है कि तन्ने की क्षमता। इट इज़ द प्रॉपर्टी विच परमिट टू मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडनली। जिस तरीके से आप सभी टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में देख रहे थे, उसी तरीके से आपके दोनों सेक्शन पर, ठीक है, दोनों सेक्शन पर कोई वस्तु इस तरीके से है, ठीक है, और दोनों सेक्शन पे हमने क्या कर रहे हैं, बल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, ये जो डायमेंशन है ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तन्यता का गुण, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको और भी पतला करते हुए आगे बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में आप गोल्ड दे देना। मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी ये होता है कि किसी भी कोई भी पदार्थ है उसको इस तरीके से आप उसे पीटो, ठीक है, तो पीटने से, जैसे ये आपका कोई मटेरियल है, ठीक है, तो इसको पीट करके आपने कुछ इस तरीके से बना दिया है और ये अभी टूटा नहीं है, ठीक है। इसी गुण को क्या कहते हैं हम, मेलिएबिलिटी का गुण कहते हैं, ठीक है। हार्डनेस क्या होता है, किसी भी पदार्थ की खींचने और खुरचने की जो भी, ठीक है, खींचने और खुरचने की जो भी क्षमता होती है उसे हम हार्डनेस कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेटेशन आर सरफेस एब्रेशन, यानी खींचने और खुरचने का। हार्डनेस टेस्ट 3 तरीके से है, ब्रिटल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस और फिकर हार्डनेस, ठीक है। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी प्रॉपर्टी पे हमने बल लगाया, ठीक है, और बल लगाने पर वह किसी न किसी बीमी परिवर्तन के अंदर वो टूट जाता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अगला हमारा था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी इनेबल्स टू मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड। मतलब जितना लोड उस पर दे रहे हो वो फ्रैक्चर होने के पहले जितना भी, ठीक है, जितना भी लोड वो सहन कर ले रहा है, आपने कोई भी बल लगाया और वो भी डिफॉर्मेशन नहीं शुरू हुआ है और वो अभी भी आपके लोड को सह रहा है, तो उसी स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आपसे डायरेक्ट स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम भी पूछ सकता है, जिनकी मॉस में बैक होगी वो देख रहे होंगे, तो स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट जो है ये कुछ इस तरीके का डायग्राम, इसे आप माइल्ड स्टील के लिए याद कर लीजिए। ए जो होगा वो प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि जितना आपने बल लगाया, ठीक है, और वो उतना ही आपको रिजिस्ट कर रही है, ठीक है। और फिर बी पे इलास्टिक लिमिट है, यानी आपने बल लगाया और डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन इतना हुआ कि अगर आप बल हटा ले रहे हो तो वो फिर से उसी अवस्था में आ जा रही है। सी और डी है अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, और आपका ई क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी इससे ज़्यादा अब ये लोड नहीं सह सकता। और बी एफ क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो यानी अब इस पर पूरी तरीके से ये डिफॉर्म हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यील्ड पॉइंट क्या है, वह प्रतिबल जिस पर पदार्थ में पहली बार परिवर्तन होने का पता चलता है। तो सी पे पहली बार डिफॉर्मेशन होने का पता चलता है। चलिए स्टिफनेस एक प्रॉपर्टी है। स्टिफनेस क्या है, इस गुण के कारण पदार्थ प्रत्यास्थ विरूपण का विरोध करती है। मतलब आपने क्या किया, कोई भी बल लगाया, ठीक है, स्टिफनेस आपकी बढ़ेगी तो डिफॉर्मेशन जो है वो उसको रेजिस्ट करेगा वापस की तरफ। जितना मतलब आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन को कम करने के लिए जो रेजिस्ट कर रही प्रॉपर्टी वही स्टिफनेस कहलाती है। अब टफनेस क्या होता है, टफनेस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इनेबल्स टू द एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। मतलब बिना फ्रैक्चर हुए जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है वो उसका टफनेस कहलाता है। दो और आता है क्रीप और फटीग। उच्च ताप पर अधिक समय तक प्रतिबल या भार के द्वारा पदार्थ में अस्थायी विरूपण को हम क्या कहते हैं, क्रीप। तो उच्च ताप पर किसी भी पदार्थ को बार बार ऐसे आप पर उस पर प्रतिबल लगा रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा क्रीप कहलाता है। और किसी वस्तु में लगने वाले प्रतिबल, वो उच्च ताप पर लग रहा था और इसमें आपका किसी वस्तु में लगने वाले प्रतिबल में लगातार परिवर्तन, आप किसी तरीके से किसी भी डंडा को पकड़ करके उसको बार बार उसको लचक करके तोड़ रहे हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम फटीग प्रॉपर्टी कहते हैं।
बाकी आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसको आप सभी मत देखिएगा, आपसे जो भी पूछता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो फेरस मेटल एंड एलॉय से बनेगा। मैं पहला क्वेश्चन आप सभी को बता दूं कि पहला आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी था जो कि +5 में बता दिया। दूसरा आपसे स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम पूछ सकता है, वो +5 नंबर में मैंने बता दिया। दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो आप चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ आप सभी को। तीसरे जो क्वेश्चन की चांसेस रहते हैं वो पूछ लेता है स्टील के बारे में। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर जिन लौह पदार्थों की प्रतिशत मात्रा 2% से कम होती है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा के आधार पर जो भी लौह पदार्थ हैं उनकी परसेंटेज मात्रा जो होती है वो 2% से कम होती है, उन्हें हम स्टील कहते हैं। और ये जो होता है आयरन और कार्बन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। और स्टील में जो कार्बन होता है Fe3C, यानी इसे हम कार्बन सीमेंटाइट कहते हैं, इसके रूप में होता है। सामान्यतः स्टील कच्चा लोहा एवं पिटवा लोहा से बनाया जाता है। उसके बाद आप सभी फ्लो डायग्राम देख सकते हो, यानी लौह अयस्क जो है कोक और चूना पत्थर और हवा के झोंके के साथ ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, और फिर वहाँ से पिग आयरन बनता है। पिग आयरन को एलडी प्रोसेस के द्वारा हम स्टील बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आगे हम चलते हैं और जनरल प्रॉपर्टी स्टील की समझ लेते हैं। तो स्टील की जनरल प्रॉपर्टीज़ में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ने पर स्टील में कठोरता बढ़ती है तथा तन्यता घटती है। अगर हम कार्बन की परसेंटेज मात्रा जैसे 2% है उसको हम बढ़ा रहे हैं तो स्टील में जो कठोरता है वो बढ़ेगी, और जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, तनने की जो प्रॉपर्टी है, वो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो घटेगी। इसका घनत्व जो होता है वो कितना, स्टील का घनत्व कितना होता है, हमेशा याद रखना एक प्रॉपर्टी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हाई इलास्टिसिटी का गुण होता है, इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। और सभी स्टील जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, यानी आप इन्हें पीट करके और भी बड़ा कर सकते हो। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसमें, और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, चलिए और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील देख सकते हो, यानी इसमें आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है, नहीं पूछता है आप लिख देना लो कार्बन स्टील। अब लो कार्बन स्टील क्या है समझ लीजिए। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो कितना होती है, वो 0.3% से कम होती है, और इसे हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, मृदु इस्पात कहते हैं। और इसमें डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी का गुण पाया जाता है। ठीक है, और बेल्डेबिलिटी का भी इसमें गुण होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 350, 390 से 550 मेगा पास्कल होती है। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, वायर्स में कर सकते हो, सीट्स में कर सकते हो, रिवेट में कर सकते हो, चेन में कर सकते हो, पाइप में, कनेक्टिंग रॉड में। ठीक है, चले समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो 0.3 से 0.6% के बीच में होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 750 से 1230 मेगा पास्कल। गियर साफ्ट में यूज होता है, एक्सल में होता है, की में और क्रैंक साफ्ट में होता है। हाई कार्बन स्टील है, इसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा जो होती है वो आपकी हाई कार्बन स्टील की कितने के बीच में होती है, देखिए हाई 0 से 3% के बीच में होती है, और हाई कार्बन स्टील की जो होती है वो 0.6%, चेक कर लेता हूँ, रुकिए मैं। हाई कार्बन स्टील की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो मेरे प्यारे साथियों वो 0.6% से ऊपर होती है। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज रहता है वो कुछ क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोटा मोटी 0.6 से 1.25% के आसपास होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ 1450 मेगा पास्कल है। कटिंग टूल्स में, डाई ब्लॉक में और लीफ स्प्रिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेनलेस स्टील वगैरह है, स्टेनलेस स्टील को भी आप सभी देख सकते हो। स्टेनलेस स्टील एक स्टील है जो वायुमंडल में कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता। यानी स्टेनलेस स्टील का क्या होता है कि ये आप पानी वगैरह जो बाल्टी उल्टी यूज कर रहे हो, है ना, इसमें क्या होगा कि ये आपका वायुमंडलीय जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं कार्बनिक अम्लों से, इनसे आपका खराब नहीं होता। सिंपल स्टील की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते हैं, और स्टील में यह गुण क्रोमियम को मिलाने पर होता है। तो क्रोमियम को अगर हम 15 से 20% और निकिल को 8 से 10% मिला दें, बाकी स्टील रखें, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अधिकतर होता है। अगला होता है हाई स्पीड स्टील। इसको हम टूल्स के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये उच्च ताप पर अपनी कठोरता को बनाए रखता है और स्टील झटका भी सह सकता है।
ठीक है। बाकी आपके अलॉयज़ हैं उन्हें आप खुद से देखें। अब चलिए हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलेंगे, जो कि हमारा है नॉन फेरस मेटल, जिसमें लौह पदार्थ के उपयोग करने पर गुणों के कारण व्यापक तौर पर होता है। मतलब इसमें अभी मैं समझा देता हूँ। नॉन फेरस मतलब कि इसमें फेरस का जो मात्रा होता है बहुत नगण्य होता है, ठीक है। और जिनमें लोहा नहीं होता या लोहा होता है तो अशुद्धि के रूप में होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप देख सकते हो इसको, जो भी आपके आने वाले जो भी होंगे, ठीक है, नॉन फेरस मेटल, उसमें भी ये प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कि ये निम्न घनत्व वाले होते हैं, अर्थात भार में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रोलिंग, फोर्जिंग एंड मशीनिंग आदि में संभव है। और आपका प्लीजेंट कलर, जो भी कलर चाहो उसको दे देते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला आता है एल्युमिनियम। क्या आता है? एल्युमिनियम। आपके एग्जामिनेशन में 100% की प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आ जाए। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? आपका बॉक्साइट Al2O3 इसको लिख लीजिएगा। आपके एल्युमिनियम का प्रोडक्शन का फ्लो डायग्राम क्या है? पहले हम क्या करेंगे, बॉक्साइट से आपका ओर का ड्रेसिंग करेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे और फिर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। ये आपका फ्लो डायग्राम है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ पहले लेकर चलते हैं। यह चांदी जैसी कैसी धातु है? सफ़ेद धातु है, ठीक है। यह एक हल्की धातु है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो भैया एल्युमिनियम की घनत्व आपको याद होनी चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। मेल्टिंग टेम्परेचर 650 सेंटीग्रेड और आपका गुड कंडक्टर होता है ये। अगला है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिस ये डक्टाइल है और मेलिएबल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है लोहे से कम होती है। अच्छी फ्रोजिबिलिटी है, कास्टेबिलिटी है, बेल्डेबिलिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में गुड कंडक्टर, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ और भी जो आपके आएंगे उसमें ये आपका मैच करेगा। तो बस इतना ही आपको याद करना होता है, यूजेस याद कर लेना है बस। तो बहुत इजी है और ये 5 नंबर में देने वाला है, ठीक है। यूज ऑफ एल्युमिनियम वायुयान के उद्योग में, वाहनों में, घरेलू उपकरणों में, विद्युत के तारों में, पाइप रोलिंग, छत के चद्दर के निर्माण में। अगला हमारा था इसी तरीके से जस्ता। देखिए एल्युमिनियम है आपका और जस्ता, जो दो आपके सिलेबस में है, इन्हीं में से एक दोनों में से आएगा। तो एल्युमिनियम की प्रोबेबिलिटी 100% की है। इसके कौन कौन से अयस्क हैं? आपके ZnO है, ZnCO3 है, ZnS है। बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को इसके नोट्स को प्राप्त करना है, इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हो। ये PDF लेकर के पढ़ करके रात भर में आप अपने बैग को क्लियर कर सकते हो। मैं आप सभी के साथ प्रॉमिस करता हूँ PDF आपको मात्र 49 में दे दूंगा और आप अपनी PDF को इस लेकर, क्योंकि यह थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको थ्योरी में भी अच्छे से जगह थ्योरी मिलनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर नंबर है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला नंबर, यह नीलापन लिए हुए सफ़ेद धातु है। इसका गलनांक 400, गलनांक तापमान जो होता है 419.5 अंश सेंटीग्रेड है और ऊष्मा चालकता गुणांक 1.14 किलोग्राम पर सेकंड सेंटीमीटर अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। किलो जूल है, किलोग्राम नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। ये ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है? सुचालक है। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी का गुण इसमें पाया जाता है। यूज कहाँ है? संक्षारण से बचाने के लिए, गैल्वेनाइजेशन करने के लिए। आपने बैटरी वगैरह वाला जो भी सिस्टम पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा। ड्राई सेल में, दवाइयों में, पेंट बनाने में, डाई कास्टिंग करने में, ठीक है। अगला हमारा आता है कॉपर, ठीक है। कॉपर भी आपको पढ़ना है। कॉपर में क्या क्या है समझ लीजिए। कॉपर के मुख्य अयस्क क्यूपराइट है, कैल्कोसाइट है, मैलेकाइट है, बोरनाइट है, कॉपर पाइराइट, ठीक है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं इनके? फिजिकल, यह लाल भूरे रंग का होता है। इसका गलनांक 1083 अंश सेंटीग्रेड, घनत्व 8.93, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है? सुचालक है। डक्टाइल एंड मेलिएबल है। कोरोजन रेजिस्टेंस है, ठीक है। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में, वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। फटीक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, बिजली के तार बनाने में, हीट एक्सचेंजर में, घरेलू बर्तन में, मिश्र धातु बनाने में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अब आगे आपको लेकर चलते हैं हम अगले चैप्टर के ऊपर, ठीक है। अगला जो आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है वो है पर्पज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर है उसका क्या क्या पर्पज़ हो सकता है। धातु की किसके पर्पज़ से? मशीनेबिलिटी में सुधार करने में, तन्यता कठोरता में सुधार करने में, टफनेस में सुधार करने में, इंटरनल स्ट्रेसेस को दूर करने में,
ग्रेन्स जो है बड़े बड़े आकार में होते हैं उनको चेंज करने में, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सुधार करने में, और केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने में हम यूज करते हैं किसका, आपके जो भी हीट ट्रीटमेंट के प्रोसीजर है। ठीक है, अब हीट ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स हैं, एनिलिंग है, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग है, ठीक है, केस हार्डनिंग है। तो एनिलिंग को समझते हैं, ये एनिलिंग एक्चुअल में है क्या, आपको इंग्लिश में लिखा दिख रहा होगा, इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है, बस सुनना है। ठीक है, स्टील को क्या करेंगे हम, ऑस्टेनाइट रेंज तक पहले क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे और कुछ देर तक उसी टेम्परेचर पर रखेंगे जो लगभग 910 से लेकर 1400 के बीच में होगा, और फिर कूल्ड करेंगे विथ द फर्नेस। ठीक है, फर्नेस के अंदर जो है इसको कूल करेंगे और कूलिंग रेट जो होगा बहुत कम होगा, यानी 200 सेंटीग्रेड पर हावर, यानी गर्म तो आपने किया 910 से लेकर 1400 के बीच में, लेकिन जो कूलिंग करोगे वो 200 सेंटीग्रेड के हिसाब से करोगे, और जो आपका मिलेगा वो यूनिफॉर्मली कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। क्या होगा, एक समान कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कोर्स का मतलब आप सभी कह सकते हो एक तौर पे आप सभी बड़ा भी कह सकते हो, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं कोर्स पर लाइट स्ट्रक्चर। बस इतना ही तैयार करना था। स्टील को क्या करेंगे हम, ऑस्टेनाइट रेंज तक गर्म करेंगे और लगभग कुछ देर के लिए वहाँ पर रोकेंगे, जो कि रेंज होगी 910 से 1400 के बीच में, और इसे हम ब्लास्ट फर्नेस में या फर्नेस कह सकते हो, वहाँ पर आप सभी इसे क्या करेंगे, कूल करेंगे, और कूलिंग रेट जो होगा वो 200 सेंटीग्रेड पर आवर होगा, और हमें एक समान बड़ा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा ग्रेन के रूप में, यानी मोटा मोटा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, और इसे हम कोर्स पर लाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये क्या क्या सही कर देता है, ये आपका रेजिडुअल स्ट्रेसेस को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, हार्डनेस को कम कर देता है, और डक्टिलिटी क्या करता है, बढ़ा देता है। ये आपका हो गया क्या, एनिलिंग। अगला है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, स्टील को क्या करते हैं, ऑस्टेनाइट रेंज इसके बीच में क्या करते हैं, गर्म करेंगे, और थोड़ी देर नहीं लंबे समय के लिए क्या करते हैं, उसको रखते हैं, और तब तक रखते हैं जब तक ये पूरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद इसे क्या करते हैं, हवा के साथ इसे ठंडा करते हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या मिलता है, कि नॉन यूनिफॉर्म फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, नॉन यूनिफॉर्म, और इसे हम पियर लाइट स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये रेजिडुअल स्ट्रेस को हटा चुका होता है। और एनिलिंग के अपेक्षा यहाँ पर हार्डनेस बेटर होती है, लेकिन डक्टिलिटी जो है वो कठोर ही रहती है, तो कम होती है। ठीक है, अगला आता है हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होता है प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं कि हाई कार्बन स्टील को कहाँ तक, ऑस्टेनाइट रेंज तक गर्म करते हैं, और फिर इसे क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में छन्न से ठंडा कर दें। छः से नहीं, आप कोई भी लकड़ी हो, मतलब आपने काम कर लिया, उसे जलाया हो, और फिर अचानक से उसको पानी में लेकर डुबो देते हैं, तो उसमें जो एक छः सी आवाज़ आती है उसे क्या कहते हैं हम, क्वेंचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसे हम क्वेंचिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, इसे फास्टेस्ट कूलिंग कहते हैं, और आपके स्क्रीन पर क्वेंचिंग प्रोसेस दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है फास्टेस्ट कूलिंग से जो रिजल्ट निकलेगा, ये ऑस्टेनाइट जो है मॉर्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंप्लीट कन्वर्सेशन जो होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, और जो कन्वर्सेशन होता है वो साउंड के स्पीड के बराबर होता है, और इसमें 100% कन्वर्जन हो जाता है मॉर्टेनसाइट के अंतर्गत। तो ये आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया। तो चलिए आयरन कार्बन डायग्राम को आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। मेरे नोट्स में जो है आयरन कार्बन डायग्राम जो है थोड़ा सा उल्टा टाइप का बना हुआ है, मतलब इसमें फ़ोटो जो है अलग से ली गई है, अलग से खींची गई है। तो बस आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सीधा करके भी देख सकते हो। ठीक है, कि 723 सेंटीग्रेड, उसके बाद आपका बढ़ता हुआ 910 सेंटीग्रेड पे जाएगा, फिर 1125 पे, फिर 1400, 1495। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसको याद करना होगा, और फिर किस तापमान पे कौन सा आपका स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, कि फेयर लाइट प्लस पेयर लाइट। ठीक है, और इधर आप ये आपका टेम्परेचर का है। ठीक है, और फिर नीचे देखेंगे। ठीक है, तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर इस जो कार्बन की परसेंटेज है वो बढ़ती है 0.83 से 2%, 4.3 और 6.67%, जिसे हम कहते हैं कार्बन सीमेंटाइट। ठीक है, बाकी इसकी थ्योरी है, अगर आप नोट्स परचेज करोगे तो आप सारी चीज़ों को इसमें से जान पाओगे। बस थ्योरी है, आपको याद ही करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में इतना ही है। अब आगे अगला चैप्टर को हम कवर करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर भी हमारा टोटल थ्योरेटिकल है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, जो बच्चे इस नोट्स को लेना चाहते हैं 9369041920 पे तुरंत व्हाट्सएप कर लीजिएगा।
नोट्स की प्राइस मात्र 49 है। आप पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक को तैयार करके अपनी बैग को आराम से क्लियर कर सकते हो। तो प्लास्टिक के क्या क्या प्रमुख गुण हैं वो ध्यान से देखिएगा। क्या क्या गुण हैं? प्लास्टिक मजबूत एवं नरम होना चाहिए, कम घर्षण गुणांक वाला होना चाहिए, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, भार में कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी होनी चाहिए, गुड रेजिस्टेंट होना चाहिए, वायुमंडल से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नमी, तेल एवं ग्रीस से अप्रभावित रहना चाहिए, ये आपका इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है, यानी बिजली बिजली आपको ना मारे, रंगीन एवं पारदर्शी, घिसाव रोधी, आकर्षक एवं सस्ता, टिकाऊ एवं बिल्ड करने लायक, अधिक समय तक चलने वाला और रेजिलेंस, ठीक है। चलिए, तो प्राकृतिक रबर के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो प्राकृतिक रबर क्या है? यह पेड़ से प्राप्त लेटेक्स द्वारा पदार्थ प्राप्त किया जाता है। यह पदार्थ जो है इलास्टिक होता है, इसमें तनन सामर्थ्य तथा घर्षण प्रतिरोध कम होता है, यह नमी को सोख लेता है, यह नमी को क्या करता है? सोख लेता है। यह अधिक तापमान पर मुलायम हो जाता है और यह कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल आदि में घुलनशील तथा एसीटोन एल्कोहल आदि में अघुलनशील होता है। इसके क्या क्या हमें यूजेस देखने को मिलेंगे? टायर ट्यूब हो गया, फुटवियर, गुब्बारे, खिलौने, सड़क आदि बनाने में होते हैं। अगला हमारा आता है सिंथेटिक रबर यानी कृत्रिम रबर। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको पॉलीमराइजेशन के यानी बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। जैसे स्टाइरिन है, ब्यूटाडाइन है, रबर, ठीक है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर है, ठीक है, और नाइट्राइल रबर है, पॉलीस्टाइरेन रबर है, ठीक है। ये क्या क्या है? यह इलास्टिक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें घर्षण के प्रति ज़्यादा प्रतिरोध होता है, यह जल और नमी को अवशोषित नहीं करता, यह तापमान -70 से 240 तक भी अपनी प्रत्यास्थता बनाए रखता है। एरोस्पेस में, हैवी ड्यूटी टायर में, फुटवियर, सोल बनाने में, कंपन, डैम्पर, पाइप, पानी के टैंक आदि बनाने में उपयोग होता है। प्लास्टिक दो तरीके की है, एक है थर्मोसेटिंग और एक है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, क्या है इसमें थर्मोसेटिंग में? एक ऐसा प्लास्टिक जिसमें हम क्या किए? इसको गर्म करें, ठीक है, या गर्म करके जब हम गर्म करेंगे तो जलने लगेगा, यानी ये आपका वापस से इसको गर्म करके पिघला करके किसी अन्य आकृति में नहीं ढाल सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, समझ गए। अगला हमारा आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि ये गर्म करोगे तो नरम हो जाएगा और फिर इसे दाब दे करके या पिघला करके किसी अन्य आकृति में बदला जा सकता है, इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसे भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है और इसका भी एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, बेकेलाइट का भी एग्जाम्पल ये है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्मोप्लास्टिक, ये सब के संकुचन वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है, नॉकआउट पाइप्स। और मैं एक पॉइंट पढ़ा देता हूं आपको, वो है इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग ये लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से रहेगा, लेकिन नहीं, अभी और है। इंजेक्शन मोल्डिंग 100% का टॉपिक है। इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग पूछा जाता है कई बार, ठीक है। अगर इसमें नहीं पूछा जाता तो आपके WT में पूछा जाता है। अगर आप WT में बैक है तो ठीक देख लीजिएगा, ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। कुछ नहीं है, एक कैविटी के अंदर इसको डाल करके आप एक नई नई आकृति फोर्स लगा करके तैयार करते हो, बस यही प्रोसीजर है। इंजेक्शन के मोल्डिंग की प्रक्रिया सामान्यतः थर्मोप्लास्टिक के सामानों को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर लचीला हो जाता है और ठंडा करने पर पुनः सख्त हो जाता है, यानी इसे पिघला करके फिर से किसी और आकृति में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर जो एक हॉपर लगा होता है, क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक मिनट, ये है आपका हॉपर, ठीक है। हॉपर में से हम क्या करते हैं, दानों को डालते हैं, ऊपर लगा है, ठीक है। हॉपर में से दानों को डालते हैं और फिर ये गर्म सिलेंडर में भेजने की व्यवस्था रहती है, जहाँ पर ये पूरा क्या होता है, गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। फिर आगे एक नोज़ल लगा होता है। नोज़ल क्या होता है कि उसमें एक नोज़ल, फिर उसके बाद एक डाई लगी होती है, डाई के अंदर जाता है एक गोहिया के माध्यम से, एक कैविटी के माध्यम से, और फिर वहाँ से एक ठोस आकृति में परिवर्तित होकर निकलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का देख सकते हैं कि ये हॉपर है, ठीक है। इसमें आपका आया दाना और फिर यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर में गर्म हुआ, फिर ये आपका कैविटी है, इसके अंतर्गत गया और यहाँ से पतला हुआ और फिर ये आपका डाई है, ठीक है, ये आपका डाई है। इसी आकृति का यहाँ पर जो भी बनाना होता है बन जाता है और फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर लगा होता है। हर एक 10 सेकंड या 8 सेकंड के अंदर, मैंने तो जा करके लाइव देखा था,
जितनी बार गेट खट से आवाज़ आएगी तो आप गेट खोलोगे और आपका डाई दोनों अलग होगा और आपका जो भी प्रोडक्ट था वो तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ पर और क्या है, किसी धातु के समाचार के बाद होने वाला लाभ। हाँ, ये मैंने आज को हीट ट्रीटमेंट बता ही दिया है, हीट ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और कुछ बता देता हूँ, इंडक्शन हार्डनिंग पढ़ लीजिएगा लेकर के इस नोट्स को। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर भी पूछ लेता है। इन्हें गर्म करके बार बार पिघलाया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को इसको एक बार पिघला दोगे तो दोबारा ये जल जाएगा। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। ये मुलायम होता है, मजबूत भी होता है, कठोर, मजबूत एवं टिकाऊ होता है। ताप सहने की क्षमता कम है, अधिक होती है। कच्चा माल सामान्यतः दाना के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, द्रव अवस्था या अर्ध थर्मोप्लास्टिक के रूप में होता है। फूड ग्रेड प्लास्टिक के बारे में कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। फूड ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग हेतु किया जाता है। प्लास्टिक को एथिलीन गैस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी आप सभी अपनी जो पन्नी है जिसमें आप सामान ले जाते हो वही के बारे में है। और ये प्लास्टिक बहुत मजबूत होता है और लचकदार होता है। इनका जो दाब संचकन अंतः जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग कह सकते हो इनको, और एक्सट्रूजन में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक के खोल, पैकिंग मटेरियल, ट्यूब आदि बनाने में किया जाता है। पानी, अम्ल एवं क्षारीय पदार्थों से अप्रभावित रहते हैं। अगला हमारा चैप्टर आता है एडवांस मटेरियल। इसे हम कहते हैं एडवांस मटेरियल चैप्टर। इसमें एडिसिव आता है। जोड़े जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, ग्लू है, गोंद है, सीमेंट है, इसे एडिसिव पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। इसको आप सभी पढ़ सकते हो, पूरी थ्योरी है। मैं फिर से अगेन नंबर 1 दे देता हूँ, 9369041920। इस पे आप सभी व्हाट्सएप करके इस नोट्स को प्राप्त करके थ्योरी को पढ़ करके मैं कहता हूँ कि आपकी बैग आराम से हट जाएगी, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसंजकों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, भवन के निर्माण में, बुक बाइंडिंग में, जूता चप्पल का निर्माण में, यानी वहाँ पर भी कुछ दिक्कत है, मेडिकल और डेंटल के प्रकार में। ठीक है, बाकी इसके प्रकार हैं। अगला आता है कंपोजिट। 2 या 2 से अधिक असमान पदार्थों को आपस में मिलाकर अन्य पदार्थ बनाना ही कंपोजिट मटेरियल कहलाता है, जैसे फाइबर, ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है, और बहुत सारे आपके कंपोजिट मटेरियल है, जैसे आरसीसी का बनाने का उपयोग भवन, पुल एवं बांध बनाने में किया जाता है। एफआरपी का प्रयोग चादर एवं तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, और कंपोजिट मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, उनको भी आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे, जो कि है मिसलेनियस मटेरियल। मिसलेनियस मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल हैं, नेचुरल रबर वबर के बारे में बताया गया है। इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है, रबर वबर के बारे में तो है ही, जो कि आगे पढ़ चुके हो। मिसलेनियस मटेरियल प्लस टेस्टिंग। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल है, इसे अभी पढ़ लीजिएगा। चीनी मिट्टी वगैरह की चीज़ें जो होती हैं वो है यहाँ पर। और आपका रिफ्रैक्टरी मटेरियल पूछ लेता है, वह पदार्थ जो उच्च ताप पर क्षारों और अम्लों द्वारा संक्षारण को सह सकती है, वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहलाती है। इसका उपयोग भट्टियों, बॉयलरों, नाभिकीय रिएक्टरों आदि में किया जाता है। यह बिना गले इतने तक आपका ताप को सह सकता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा नोट्स आप सभी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विनाशी परीक्षण और अविनाशी परीक्षण में अंतर। परीक्षण के बाद टेस्ट पीस का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसका टेस्ट पीस का उपयोग बना रहता है। इस टेस्टिंग में पदार्थ के नमूने के रूप में परीक्षण करते हैं। इसमें 100% पदार्थों का परीक्षण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परीक्षण में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे तन्यता, प्रत्यास्थता, सामर्थ्य और टफनेस का पता लगाया जाता है। दरार, होल का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने नंबर दे दिया है इस वीडियो में। वैसे भी मेरा नंबर आपका कहीं भी मिल जाएगा टेलीग्राम वगैरह के माध्यम से, तो आप इस पूरे नोट्स को लेकर के पढ़ सकते हो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बता दी है, क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।